हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए आज हम अपनी ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज जिसमें कि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं MPPSC के मेंस का GS पेपर 2 पार्ट बी, राइट। और आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो कि हमारे इंडिया और मध्य प्रदेश में प्रोमिनेंट है, और हॉर्टिकल्चर का क्या सीन है हमारे मध्य प्रदेश और इंडिया के लेवल में। क्योंकि अगर मैं मेंस की बात करती हूँ तो इस सेक्टर से काफी कुछ जो है आपका लॉन्ग आंसर्स, लाइक इफ आई टॉक अबाउट कि हमारा 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स, तो इससे रिलेटेड काफी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए हमारा आज का लेक्चर है, दिस इज कवर्ड यूनिट 2। अभी हम यूनिट 2 कवर कर रहे हैं और इससे पहले हमने यूनिट 1 जो है पहले कंप्लीट कर रखी है पार्ट बी की। ओके, फॉर यू दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी आर्ची। एज यू ऑल नो कि हमारे MPPSC के मेंस का जो सिलेबस है दैट इज या पे एग्जाम का पैटर्न है दैट इज ऑल इन अ सब्जेक्टिव वे इन द व्हाट कि आपको जो आंसर्स लिखने हैं यू हैव टू राइट इट इन अ रिटन टेक्स्ट। रिटन फॉर्मेट में जो है आपको इनके आंसर्स को फॉलो अप करना है। अगर हम फर्दर बात करते हैं कि हमारे जो MPPSC ने मेंस पे कितने एग्जाम्स होते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट 6 एग्जाम्स होते हैं। और हमारी टीम जो है दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू कि आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी ऑफ द नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा MPPSC का मेंस का एग्जाम पैटर्न के बारे में। और सबसे अच्छी बात की जो पूरी लेक्चर सीरीज या फिर हम नोट्स की भी बात करते हैं तो ये आपके लिए जो है अपडेटेड सिलेबस 2020 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके तर्ज पे जो है तैयार की गई है। ओके, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि मैम ये चीज़ डिलीट हुई है, ये चीज़ ऐड ऑन हुई है, तो हम उन पूरे सिलेबस को अपडेटेड देखते हुए ही उसको बैलेंस करते हुए ही आपको ये पूरी लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जिसमें कि हमने फर्स्ट कुछ क्लासेस अराउंड 20 क्लासेस में जो है हमने फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया है। राइट नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद सेकंड यूनिट, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास से ही हमने सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया था। और आज के क्लास में हम बेसिकली जो आपका जो है हॉर्टिकल्चर और ये सब चीज़ें जो है कैसे जो है चलती हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या रहती हैं, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही हमारी पूरी जो है लेक्चर सीरीज चलने वाली है। और आपको बाकी उसका पूरा रोड मैप जानने के लिए यू कैन डायरेक्टली फॉलो अप विद इट्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर की कैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने पूरे सिलेबस को बाइफर्केट करके अच्छे से समझाया हुआ है। दिस इज समथिंग अबाउट मी जो कि आप खुद से जो है पढ़ सकते हैं। अब अगर हम और बात करें तो हमारे अगर डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म में आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक इफ आई टॉक कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल स्टिक टू MPPSC मेंस जो कि 2020 में होगा। ऐसी हमारी पूरी लेक्चर सीरीज दैट इज डिवोटेड टू प्रीलिम्स की MP 2020 के जो MPPSC की प्रीलिम्स की लेक्चर सीरीज है वो भी हमारे द्वारा रन की जा रही है। हमारे द्वारा डिफरेंट चाहे वो हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, मॉक टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कई स्टूडेंट पहले से हमारे चाहे पूरे मेंस सीरीज के या प्रीलिम सीरीज के पार्ट बन चुके हैं, तो दे नोज आर क्वालिटी कि कैसा हमारा क्या क्वालिटी ऑफ द कंटेंट रहता है, प्रीवियस ईयर्स के आंसर राइटिंग डिस्कशन, और एट लास्ट अगर आप लोग को कंप्लीट नोट्स भी चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इन सारे कोर्सेज में आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करने के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज माय रेफरल कोड। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। और इन कोर्सेज के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट दैट इज www.straight0.in। एंड एट लास्ट अगर कोई भी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, लगता है कि अवेल करने से पहले बात कर लेनी चाहिए, तो आप इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी आपकी क्वेरीज के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फार्मिंग होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फार्मिंग। सो बेसिकली इट इज एन एक्ट और अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग द ग्राउंड, प्लांटिंग सीड्स एंड ग्रोइंग एडिबल प्लांट्स। तो बेसिकली ये भी जैसे कि अपन बोलते हैं ना आर्ट, जैसे ड्राइंग है तो दैट इज क्या, आर्ट ऑफ मेकिंग। आप कुछ चीज जो है पिक्टोग्राफिक व्यू में आप कैसे बना रहे हो तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, राइट। ऐसे जो है फार्मिंग क्या है,
तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, आर्ट है, जो कि ग्राउंड या फिर प्लांट, मतलब अपन को पेड़ पौधे कैसे उगाने हैं, कैसे उनको ग्रो करना है, कैसे उनका प्लांटेशन होगा, है ना, ताकि अच्छे से अच्छा उनका आउटपुट निकल सके। तो उन सब पूरी प्रोसेसेस को, उस पूरे एक्ट को, पूरी विधि को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब रेजिंग एनिमल फॉर मिल्क और मीट एज अ फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री वाला भी पार्ट जो है फार्मिंग में ही आता है। फार्मिंग इज अ ग्रेट वे टू डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल and a work of people whose job are in agriculture industry. So basically farming कब की जाती है, तो farming आपकी basically profit या फिर कुछ ना कुछ earn करने के लिए की जाती है। तो उससे लोगों का, या जो रूरल सेक्टर या रूरल इकोनॉमी में लोगों का कितना कैसा लाइवलीहुड है, उनका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड की, इंडिया की जीडीपी में कितना परसेंटेज जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है विद रिस्पेक्ट टू फार्मिंग, ये सब नॉलेज हमें फार्मिंग सेक्टर से ही मिलती है। ओके, अब बेसिकली हमारे सिंस एंशिएंट टाइम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न और जो टाइप्स हैं फार्मिंग में जो कि फॉलो अप किए जाते हैं। तो अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें, सिंस एंड ओल्ड एज 10,000 ईयर्स अगो से हम अगर उसको रिस्पेक्ट में अगर काउंट करना चाहते हैं या करते हैं, तो बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स बिगिन इन 900 BC। तो जो आपका ऋग वैदिक काल या वैदिक पीरियड्स के जब आर्यंस वगैरह का टाइम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तब से ही जो आपका प्लांटेशन, कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स और क्रॉप्स का जो है आपका स्टार्ट हो चुका था ओवर। क्योंकि उस समय से क्या हो गया था कि सेटल्ड जो है लोग लाइफ जीने लगे थे। उससे पहले से नोमैडिक, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, घुमंतु टाइप की जातियां होती थी। लेकिन जो है आपका वैदिक पीरियड के बाद से लोग एक जगह सेटल्ड होने लगे थे। तो है ना, सेटलमेंट का वन कारण ही, वन ऑफ द रीजन यही था कि कैसे अच्छे से अच्छा जो है डोमेस्टिकेशन कर सके, ताकि एट लास्ट इन फ्यूचर और अच्छा प्रोडक्शन जो है किया जा सके। सो ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ एंड सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सोशल कल्चरल फिजिकल फैक्टर्स पढ़े थे कि कितना ज्यादा फार्मिंग को इम्पैक्ट करते हैं ये फिजिकल और सोशल फैक्टर्स। तो इन्हीं को रिस्पेक्ट में देखते हुए सिंस एंशिएंट से धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ और हमारे फार्मिंग्स के अलग अलग टाइप्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। सो बेसिकली हमारे फार्मिंग के मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे विल आस्क अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन ऑफ डिफरेंट और द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग विच आर प्रोमिनेंट इन आवर नेशन, या फिर अपने मध्य प्रदेश में भी यही मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो क्या होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पैचेस। जैसे कई लोग आपने नहीं देखा कि घर के पीछे ही थोड़ा बहुत जो है बैम्बू वगैरह लगा के जो है थोड़ी बहुत जो है आपकी खेती बाड़ी कर ली और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। या फिर आपने नोमैडिक वगैरह एरिया को लोगों को देखा होगा जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता नहीं है, सिर्फ वहीं पे जो है थोड़ा बहुत उनने किया और फिर उसके बाद आउटपुट नहीं हुआ तो उनने क्या किया, उस जगह को पूरा जला वाला के नेक्स्ट जगह शिफ्ट हो गए। तो बेसिकली क्या होता है, जिनको बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के रिलेटेड नॉलेज नहीं होती तो वो क्या करते हैं, छोटे एरिया में ही अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपका लेबर और ये सब जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही जो है उगा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विथ प्रिमिटिव टूल्स लाइक जो छोटे छोटे टूल्स जो आपके घर में या फिर जो आदिवासी लोग टाइप के लोग जो होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में ज्यादातर लोग रहते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा टूल्स होते नहीं हैं। तो उन लोग क्या छोटे छोटे जो डिगिंग स्टिक्स हैं फॉर एग्जांपल, या जो होज डोज, ये जो छोटे छोटे उनके जो टूल्स हैं उसी से जो है एग्रीकल्चर फैसिलिटीज या मतलब फर्टाइल या प्लांट कर लेते हैं। ठीक है, एंड द फैमिली कम्युनिटीज वगैरह खुद ही लेबर बन जाते हैं। इट प्योरली रिलाइज ऑन द मानसून, और इनके में प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम वगैरह नहीं होता है। ये मानसून या नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और अदर एनवायरमेंटल सुटेबल कंडीशंस पे ही डिपेंड होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर। वही जो स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर बेसिकली वही होता है कि कुछ समय तक उनने वहां पे खेती बाड़ी की, उसके बाद क्या किया, वो उधर की जब सॉइल की फर्टिलिटी या मानसून अच्छा नहीं आने लगा, उनको समझ में आने लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है अब, तो क्या करते हैं वो वहां पे जो है उसको पूरे जला के जो है नेक्स्ट जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा प्रोडक्शन भी इसीलिए नहीं होता क्योंकि अच्छे प्रॉपर उन लोग जो है वेज नहीं यूज करते, टूल्स अच्छे नहीं होते उनके फार्मिंग के, और एट लास्ट जो है प्रॉपर मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह उन लोग यूज नहीं करते। तो
एक टाइम के बाद जो है सॉइल पूरी लीज्ड आउट हो जाती है और अपनी प्रोडक्टिविटी को जीरो कर देती है। तो अब हम बात करें कि agriculture wherein farmer clear the land and produce other crops till the soil fertility of the land decreases। तो इसका भी मतलब यही है कि जब तक उन लोग उस जगह पे जो है फर्टाइल करते हैं या क्रॉप को सोन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, जब तक दो सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, ऐसे आप अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फार्मर्स देन मूव ऑन टू अ फ्रेश पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जब कुछ टाइम के बाद जब उनको लगता है कि नहीं अब हमें यहाँ से जगह से चले जाना चाहिए, तो उस जगह को वो जला जुलू के दूसरी जगह पे जो है पीस ऑफ लैंड पे जो है शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन अलाउज द लैंड टू रिप्लेनिश इट्स फर्टिलिटी बाय नेचुरल मीन्स। और ये अपने आप ही कुछ टाइम बाद जो है फिर से मानसून होता है, फिर से जो है एक जगह से दूसरी जगह जो एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन की वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह जो सेटलमेंट होता है सॉइल का, उस हवाएं इधर से उधर आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका जो है सॉइल की फर्टिलिटी कुछ टाइम बाद फिर से ग्रोन अप हो जाती है। ठीक है, तो उसमें लोग ये नेचुरल मीन से ही अपने आप सॉइल की फर्टिलिटी ठीक हो जाती है। इन अ नटशेल इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर डू नॉट यूज एनी फॉर्म ऑफ मॉडर्न इनपुट, एवरीथिंग रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रोसेस। तो आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या हो गया कि सब कुछ नेचुरल आपकी प्रोसेस में, कोई भी उन लोगों को सिर्फ अपने लिए जो है प्रोड्यूस करते हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटीज होती नहीं है, और उनको जब तक लगता है कि यहाँ का प्रोडक्शन अच्छा है तब तक वो वहां पे रहते हैं। नेक्स्ट जैसे ही उनको लगता है कि अब प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई है, तो वो कुछ टाइम तो देखते हैं, फिर दूसरी जगह उसको जला जुलू के अपनी फसल को नेक्स्ट जगह शिफ्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिमिटिव सब्सिडेंट फार्मिंग, जिसका एक अलग दूसरा सेकेंडरी नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सेकेंड टाइप ऑफ अपन फार्मिंग की बात करें तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। तो बेसिकली जो कि बहुत large area में with a high population pressure on the land, it is a labor intensive farming with a high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining the higher production। तो इस type of farming farmers are always in a max to take maximum output from the limited land and this what creates enormous pressure on the agriculture land। तो बहुत intensive मतलब कि बहुत intense pressure, चाहे वो बहुत ज़्यादा आपके fertilizers लेबर्स को लगा के बहुत ज़्यादा मतलब आपका irrigation facility सब कुछ अच्छे से करते हुए एक सीमित लैंड में जो है प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटपुट जो है उनका टारगेट होता है, वो उस टाइप की जो है फार्मिंग जो कि बिजनेस के लिए ही ज्यादातर की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिडेंस, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक होती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग, जो कि आपके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है। कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली अ प्रॉफिट ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप इज फार्मिंग इन द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ, मतलब ये आपका जो है इंटेंसिव से भी ज्यादा जो है डोजेज को यूज करता है, और ये ज्यादा मतलब इंटेंसिव में बेसिकली करता है पूरी कम्युनिटी के लिए, तो कम से कम जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर फील्ड, एटलीस्ट उनके लिए तो आउटपुट हो सके। ठीक है, लेकिन कमर्शियली तो बिल्कुल कमर्शियल पर्सपेक्टिव से बेचने के लिए ही इसको बनाया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इनका मेन टारगेट ही प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। जैसे कि अगर हम बात करें हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। फूड इज produced with the help of advanced technological innovation and is meant to be sold in the market for profit making। So this is all about the commercial farming कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केट से प्रॉफिट कैसे कमा पाएं। सो प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल प्लांट, बेसिकली जो प्लांटेशन लाइक टी का प्लांटेशन, कॉफी का प्लांटेशन, रबर, शुगर केन, बनाना, तो ये आपके ज़्यादातर कमर्शियल फार्मिंग के क्रॉप्स हैं। यूजुअली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज पीस ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट एंड चीप लेबर। तो सालों साल पूरा टाइम जो है एक बहुत बड़े लैंड में जो है सिंगल क्रॉप ही बोई जाती है, लाइक प्लांटेशन क्रॉप जो कि अभी अपन ने देखी, टी कॉफी टाइप की ही क्रॉप, जहाँ पे चीप लेबर हो, इंटेंसिव इनपुट हो, अच्छी अच्छी मशीन्स हो और हमारा प्रोडक्ट भी या आउटपुट भी बहुत अच्छा हो सके। तो जैसे हम कमर्शियल फार्मिंग का अगर एग्जांपल ले तो असम साइड लाइक टी का जो होता है,
क्योंकि एट लास्ट उनका प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट ओरिएंटेड ही ये टाइप की फार्मिंग होती है, एंड हियर द प्राइम मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल अबाउट कमर्शियल फार्मिंग। तो हमारे बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग, से हमने 3 टाइप ऑफ फार्मिंग्स पढ़ी। एक तो होती है प्रिमिटिव, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, दे टोटली डिपेंड ऑन द नेचर। एक होती है इंटेंसिव, जो लोकेलिटी या लोकल के लोगों के लिए वर्क करती है, और एक होती है कमर्शियल, जो पूरे नेशन या फिर वर्ल्ड के लेवल के लिए काम करती है, लेकिन इनका मेन ओरिएंटेशन होता है प्रॉफिट को मेक करना। ज़्यादातर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो है देखती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सके, ठीक है। तो इसलिए प्लांटेशन क्रॉप्स को लाइक स्पाइसेस या टी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चर या आपका जो है इरिगेशन या फार्मिंग के टाइप्स को, इनको हमने कवर किया। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लास्ट कुछ सालों से मैं देखते आ रही हूँ कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, जिसमें आपका बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब के प्रोडक्शन को और उसके सेल को फोकस किया जाता है। सो हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद इंटेंसिवली कल्चर प्लांट्स डायरेक्टली यूज बाय मैन फॉर फूड। जो अपन वेजिटेबल फ्रूट डायरेक्टली यूज करते हैं, लाइक मेडिसिनल पर्पस के लिए, कई बार जैसे अपन नीम हुआ, तुलसी हुआ, इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन, जो अपन ऑर्नामेंट्स वगैरह के जो यूज़ करते हैं, तो उनको डायरेक्टली मतलब जो आउटपुट है उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना, उसको हम अपनी डेली पेमेंट जो है उसको अपने फूड के लिए, एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन, शो ऑफ्स वगैरह के लिए, इन सब के लिए जो यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो कि हॉर्टिकल्चर बेसिकली द कल्टिवेशन, production and the sale of vegetable, fruit, flower, herbs, ornamental और exotic plants, ठीक है। द टर्म हॉर्टिकल्चर बेसिकली आपके हॉटस जो वर्ड होता है उससे जो है ओरिजिनेट हुआ था। हॉटस एंड कल्चरा मीन्स गार्डन का कल्टीवेशन, राइट। और L.H. बेले, जो कि फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर बोले जाते हैं, और इंडियन फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर M.H. मैरीगोडा को बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक अबाउट हॉर्टिकल्चर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री या फिर यही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री कितना ज़्यादा जो है सिंस लास्ट ईयर्स में एग्रीकल्चर में इसका कितना ज़्यादा योगदान है। तो देखिए आप ऐसे समझ में आ रहा है आपका कि ओवरऑल फूड ग्रेन कम प्रोड्यूस हो रहा है, हॉर्टिकल्चर हमेशा ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप 2015-16 में तो देखेंगे तो डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये मिलियन टन्स में डिफरेंस है ना, 1-2 किलो में बात नहीं है, ये मिलियन टन्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो इन अ टाइम फ्रेम जो हम 19 का भी देखा था मैंने डाटा, तो बहुत अच्छे से मिला नहीं था, दैट्स व्हाई आई डिडंट इंक्लूड इट, बट आई जस्ट वांट टू शो यू दिस कि हॉर्टिकल्चर हमेशा ही ज़्यादा रही है ओवरऑल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। और अगर आपको इतना चीज़ पता हो कि वर्ल्ड लेवल पे हम वेजिटेबल, फ्रूट्स लाइक मैंगो, ग्रेप्स, इन सब की बात करते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे भी हम टॉप में रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉर्टिकल्चर का ग्राफ या पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम कुछ फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ओके। सो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एज इट इज़ मोर रिमरेटिव देन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ज़्यादातर आपका अगर हम ग्रोथ सेक्टर में बात करें तो हॉर्टिकल्चर ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू, ऊपर ने देखा भी कि जो क्रॉप्स का फर्टिलाइजेशन है उसके रिस्पेक्ट में हॉर्टिकल्चर का हमारा आउटपुट और अच्छा है, फूड ग्रेन्स मेनली, ठीक है। सो दिस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट भी, इस पे अगर आपकी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर होगी, आपका प्रोड्यूस अच्छा होगा, तो आपका क्या होगा एट लास्ट जो है आपका इन्वॉल्वमेंट या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट या ओवरऑल जीडीपी ऑफ द नेशन, जीडीपी ऑफ द लोकेलिटी भी अच्छी होगी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स आर मोर रिसिलेंट टू चेंज इन वेदर कंडीशन। तो मतलब अलग अलग वेदर, ये पूरे एक खरीफ या 3-3 महीने के लिए फसलें नहीं होती, शॉर्ट टर्म फसल होती हैं ये वेजिटेबल्स वगैरह। तो इनके लिए क्या होता है, डिफरेंट वेराइटी मिल जाती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और हम देखें कि वेजिटेबल ऑगमेंट द इनकम ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स वगैरह की जो है सोर्स का जो डे टू डे जो इनकम है उसका भी बहुत अच्छा जो साधन की तरह वर्क करता है आपका हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली अपना जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन से, वो हमने बेसिकली
बोलना चाहिए कि बार ग्राफ देखा था, ये लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर ऑफ फूड ग्रेन्स का अगर हम 2009-10 से बात करें तो हमेशा से जो है आपका हॉर्टिकल्चर जो है ऊपर जा रहा है ग्राफ एज कम्पेयर टू अपना जो है फूड ग्रेन्स के। तो ये अगर आपसे ग्राफ पूछे तो आपको एक थोड़ा सा मतलब ये पूरे पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, बट ये एक ग्राफ को 2009-10 से को बिल्कुल मिसमैच करते हुए फिर पैरेलली इसको हॉर्टिकल्चर को ऊपर और आपका टोटल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को नीचे करके जो है इतना टाइम लैपिंग दिखा देनी है। तो इतना आपके जो एग्जामिनर या फिर जो कॉपी चेक करेगा इवैल्यूएटर उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये हैज समथिंग नॉलेज की, मतलब आपके डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको काफी ज्यादा नॉलेज है। तो मतलब एक तरीके से आपकी कॉपी बहुत अच्छी एनहांस होगी, तो एट लास्ट आप ही को नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन ग्राफ हुआ, वो अपन ने लास्ट कुछ स्लाइड्स में ये अपना बार ग्राफ देखा। तो आप कुछ भी एक चीज बना सकते हैं, पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक आप डिफरेंस तो बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स है उसका बेसिकली और क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स है इंडिया के रिस्पेक्ट पे। सो वाटर यूटिलाइजेशन अगर हम बात करें कि रेगुलर जो फूड ग्रेन्स होते हैं लाइक राइस हुआ, व्हीट हुआ, उनको हमने बात भी किया लास्ट कुछ सेक्टर्स में क्लासेस में कि कितना ज्यादा जो है आपका रेनफॉल चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर आपके जो है फ्रूट प्रोडक्शन या वेजिटेबल के प्रोडक्शन को इतने ज्यादा नहीं चाहिए होता है। सो वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी लो, मिनिमाइजिंग द रैंक ऑफ क्रॉप फेलियर एंड इट कैन बी डन ऑन स्मॉल फार्म। तो ये छोटे फार्म्स में भी किया जाता है, किया जा सकता है, और इससे क्रॉप फेलियर जो पूरी फसल 3-3 महीने जो फसल लगती है वो पूरी खराब हो जाती है, उसके रिस्पेक्ट में भी ये चीज अच्छी है। और एटला वाटर का भी रेगुलर क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स के रिस्पेक्ट में कम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉप्स आर प्लांटेड साइमल्टेनियसली टू गिव मोर यील्ड एंड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी यूज मैक्सिमाइज करना और ज्यादा से ज्यादा अपना स्पॉन्टेनियस यील्ड को और अच्छा बढ़ाना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा उगाना, ग्रो करना, है ना। तो इनसे उनका एट लास्ट आपका प्लांटेशन भी डिफरेंट मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाती है और इससे उन्हीं का ही जो है प्रॉपर अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाती है। सो दिस सेक्टर इनेबल द पॉपुलेशन टू ईट अ डाइवर्स एंड बैलेंस डाइट फॉर द, और ये जो अच्छी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो वेल से भी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट और डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी, सिर्फ दालें और क्रिसल्स ही तो अच्छे नहीं लगते ना। तो इस हिसाब से भी आपका फ्रूट और वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर पूरा सेक्टर ही काफी ज्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर माना जाता है इंडियन जीडीपी के रिस्पेक्ट में। अगर हम देखें तो इट बिकम अ की ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मैनी ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री। तो अगर हम बात करें कि बहुत अलग अलग डिफरेंट अगर स्टेट्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा की फैक्टर की जगह जो है उभरता है। इनका मतलब इसका जो सोर्स ऑफ बोलना चाहिए कि कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो ये काफी ज्यादा जो है अच्छा है और इकोनॉमिक एम्पर भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीजों में ये की ड्राइवर है, मतलब बेसिकली चाबी है आपके डेवलपमेंट के लिए। सो वेयर डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज प्लानिंग टू प्ले अ पाइवटल रोल। जो ICAR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वही पूरा आपका हॉर्टिकल्चर और ये पूरा मिशन को देखती है। तो उनका कहना है कि हमें इस सेक्टर में और ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये जो पूरा जो कि इंटीग्रेटेडली सेंट्रली जो है पूरा इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री या हॉर्टिकल्चर पैटर्न को और ज्यादा प्रमोट करता है। तो हाउ इट वर्क्स बेसिकली, सो इफ आई टॉक तो सेंट्रल इट बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब कि सेंटर इसमें स्पॉन्सर करता है हर पर्टिकुलर स्टेट को कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में और ज्यादा प्रमोट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, राइट। अंदर में मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो ये इन टोटल 60% ऑफ टोटल आउटले फॉर डेवलपमेंटल प्रोग्राम इन ऑल द स्टेट्स। सो ये ओवरऑल 60% तो जो है ओवरऑल स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स या ओवरऑल इंडिया की टेरिटरी के स्टेट्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन 90% आपका जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी जो है ज्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो इनकी टोपोग्राफी अलग है, वहाँ का प्रोडक्शन अलग होता है एज रिस्पेक्ट टू ओवरऑल टेराइन में है इंडिया में इनका प्रोडक्शन कम हो पाता है। तो इसलिए सेंट्रल यहाँ पे ज्यादा जो है स्टेट की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए ज्यादा स्पॉन्सर करती है। So this is all about mission for integrated development of horticulture, okay, और and 40% is contributed to state। तो 40-90 का ऐसा रेशियो पूरा रहता है इनका। अब इसके अंदर कुछ अलग अलग स्कीम्स हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम्स है और इसके अंदर सब स्कीम्स चलती हैं।
जैसे कि हम बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये पूरा वर्क करता है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट पे तो हॉर्टिकल्चर मिशन जो स्पेशल अलग से वर्क करता है। ऐसी अगर हम बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो NHB होता है, ये पूरा मैनुअलाइज डे टू डे जो रूटीन है हॉर्टिकल्चर का उसको पूरा वर्क करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद हम देखें तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कि ये कोकोनट इंडस्ट्री और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरे बोर्ड को जो है रेगुलाइज करना आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है पूरा वर्क करता है। देन इफ वी टॉक अबाउट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि नागालैंड में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे पूरी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है ना, और ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड और हाई क्वालिटी ऑफ द सीड्स को जो है प्रोड्यूस करने में पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। सो दीज आर द मेजर 5 स्कीम्स जो कि अंडर वर्क करती हैं आपके हॉर्टिकल्चर के, और इनके बेसिकली जब इनने काम किया इतना तो इससे कुछ अचीवमेंट्स भी हुए होंगे, कुछ आउट प्रोडक्ट्स भी निकले होंगे। सो इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स अगर हम देखा जाए तो दिस सेक्टर हैज गेन्ड प्रोमिनेंस ओवर कंट्रीब्यूटिंग अ ग्रोइंग शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो ओवरऑल पूरा अपन एग्रीकल्चर के सेक्टर की प्रोडक्टिविटी देखें, अलाइड सेक्टर के जो है रिस्पॉन्स देखें, तो ओवरऑल इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ही ज्यादा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल का वर्ल्ड रैंक में। कुछ फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, लेमन, लाइम, पपाया, ओकारा, ये सब तो ऐसे फ्रूट्स है जिसमें कि इंडिया की फर्स्ट रैंकिंग आती है। तो जब इतना अच्छा इंडिया का वर्ल्ड मार्केट में इसकी रैपो है रिगार्डिंग वेजिटेबल्स एंड हॉर्टिकल्चर, तो क्यों ना जो है इंडिया ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करे, है ना। तो इसीलिए जो है ये हॉर्टिकल्चर, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन्हीं सब तर्ज पे जो है बेसिकली आपके वर्क करते हैं। द वेराइटी ऑफ टॉलरेंट and resident to various biotic and abiotic stresses have been developed in a different fruits, vegetables, medicinal and aromatic plants। तो ये सारे आपके different kind of जो है आपकी basically जो production को और enhance करने के लिए जो है bio resilient type के crops को और ज़्यादा जो है biotic और abiotic stresses को कम करने के लिए जो है अच्छी variety of the seeds को लेके आया जाता है ताकि और ज़्यादा हम fruit और vegetable का production कर सके। Improve techniques for production like जो पिछले बार से हम देखें या पुराने लास्ट ईयर से अगर हम डेटा देखते हैं तो काफी सब्जियां खराब हो जाती थी, फ्रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ उनके में कोई डिसीज हो जाती थी। तो डिसीज फ्री क्वालिटी के जो आपके प्लांटिंग मटेरियल है या सीड्स जो है हाई वेराइटी के हैं जिनको छोटी मोटी जो है कीड़े मकोड़ों से उनकी बहुत ज्यादा जो है हार्म नहीं पहुंचता है, तो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक यूज की गई टू स्टैंडर्डाइज फॉर वेरियस फ्रूट, स्पाइसेस, अदर वेजिटेबली जो प्रोपगेटेड प्लांट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा और ग्रो करने के लिए। अगर हम ऐसी बात करें सो टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन एंड फर्टिगेशन हैज बीन डेवलप्ड फॉर अ नंबर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अगर हम गुड्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें सो आर डेवलप्ड फॉर वेरियस प्लांट्स स्पेशली मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जो है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी गैप को भी अपनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा हार्वेस्ट या फिर हॉर्टिकल्चर का हम प्लांटेशन और ज्यादा कर सकें। सो फार्म मैकेनाइजेशन टू इंक्रीज हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एफिशिएंटली एंड टू रिड्यूस क्रॉप लॉस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय डेवलपिंग हॉर्टिकल्चरिस्ट। लो कॉस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली कूल चैम्बर वाज डेवलप्ड ऑन फार्म स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सो ये पूरा जो फार्म स्टोरेज का पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैसे एनहांस करना है, कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी को और अच्छा करना है, फॉर डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, रीजन एंड क्रॉप स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोग्रामिंग। तो ये सारी चीज आपकी जो है एक तरीके से हॉर्टिकल्चर के सेक्टर को और इम्प्रूव और एनहांस करती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है इस सेक्टर में। अगर हम बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वो जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को इन फ्यूचर हम और सॉर्ट आउट और मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, तो दिस सेक्टर डज नॉट एंजॉय अ सेफ्टी नेट लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो नॉर्मल आपके फूड क्रॉप्स को या आपके जो है पल्सेस वगैरह को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जैसा भी मानसून हो, पूरी फसल खराब क्यों ना जाए, लेकिन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो देती ही है गवर्नमेंट, या उसी मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस पे ही जो गवर्नमेंट है वो किसानों से भले ही वो खराब जो है आपका प्रोडक्ट क्यों ना हो लेकिन वो खरीदती है ताकि फार्मर्स डिस्ट्रेस में ना आए। लेकिन इस टाइप की सेफ्टी और सिक्योरिटी नेट जो है आपका हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री या हॉर्टिकल्चर फील्ड में नहीं देखने को मिलता है। ऐसे हमारा स्टोरेज या ये क्योंकि ज्यादातर आपके पेरिशेबल गुड्स होते हैं तो उनके लिए कोल्ड चेन वगैरह चाहिए, तो कोल्ड चेन स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ है कि हम सप्लाई चेन की डिमांड को और अच्छा कर सके। सो लाइफ ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो होती है बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती नहीं है और
इसकी वजह से ये खराब और हो जाते हैं। वेरी लेस और लिमिटेड इनपुट बाय मशीनरीज एंड इक्विपमेंट, सो इट इज टफ टू मिनिमाइज द टाइम रेस्ट्रेंट। तो बहुत ही कम जो है मशीनरीज और इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, तो और भी आउट प्रोडक्ट इसके कम मिलते हैं। तो इन फ्यूचर हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, और मशीन अच्छी हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज को यूज करना है ताकि ईल्डिंग प्रोडक्टिविटी हम और बढ़ा सकें। इफ वी टॉक अबाउट हायर इनपुट कॉस्ट देन फूड ग्रेन्स मेक इट अ डिफिकल्ट सेटअप, स्पेशली व्हेन देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट टू द स्मॉलर फार्म्स। अगर हम बात करें, इट गेट चैलेंजिंग फॉर मार्जिनल फार्मर्स टू कोप विद हाई प्राइस फ्लक्चुएशन, क्योंकि जो हाई यील्ड फार्मर्स होते हैं उनको तो चलो थोड़ा बहुत प्राइस राइज या लो भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी थोड़ा सा लॉस भी कर सकते हैं वो। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं जिनको उन्हीं के प्रॉफिट से जो है उनका फ्यूचर बिजनेस पूरा लगा हुआ है, तो वो अगर लॉस पे चला जाता है तो फिर वो मतलब उनका पूरी जो है इकोनॉमी डिस्ट्रेस में आ जाती है। सो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस मेनली फॉर एक्सपोर्ट मेक इट टफर ऑप्शंस टू चूज। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस जो कि आपके जो है हॉर्टिकल्चर फील्ड के लोगों को जो है देखने को या फिर समझने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड सजेशंस भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि सजेस्ट सम सजेशंस, या डू यू हैव, इफ यू हैव बेसिकली a governor or a board director of the board of horticulture, and if you are facing these kind of challenges presently, then what will you give some suggestions according to your side। तो आप क्या क्या जो है according to you जो आप क्या suggestions दे सकते हैं। तो इन्हीं यही suggestions जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं को जो है आप वहाँ पे अच्छे से फ्रेम करके लिख दीजिएगा, तो वो आपको मार्क्स देने में और एनहांस कर देंगे। लाइक अचीवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज लेड डेवलपमेंट, जो कि टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा से ज़्यादा हमें हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में यूज़ करना चाहिए। ऐसी अगर हम बात करें कि पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन जो है हमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर में और ज्यादा करना चाहिए। मोडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग फॉर लॉन्ग स्टोरेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना चाहिए। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा तो है इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का हम यूज कर सके। डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, अलग अलग वेराइटीज ऑफ कल्टीवेशंस के लिए हम जो है क्रॉप्स को यूज करें ताकि हम और ज्यादा जो है डाइवर्सिटी और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज से रिलेटेड जो है हम ज्यादा आउटपुट जो है इस सेक्टर में ले सकें, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका न्यूट्रिएंट डायनामिक एंड इंटरैक्शन इस फील्ड में, बायो एनर्जी एंड सॉलिड वेस्ट यूटिलाइजेशन टू मेक हॉर्टिकल्चर मोर एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्लान कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर R&D program at national level as well as to serve as a knowledge repository in horticulture sector। तो आपका एक पूरा प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस सेक्टर में काफी ज्यादा जरूरी है और इन्हीं सब चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड में हम यही लिखेंगे कि द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली ऑफ द horticulture sector has become a major source of positive growth of the sector itself and for the nation। तो it has emerged as a promising source of income acceleration, employment generation, poverty elevation and export promotion। तो इनकम को जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, पोवर्टी गरीबी को हटाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये सब हमारे बहुत अच्छे जो है प्रॉमिसिंग फैक्टर्स हैं आपके हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के। तो हमें इन सबसे और बूस्टअप लेना चाहिए। तो इंडिया कैन इमर्ज एज अ फार बिगर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर इफ अगर हमारे पास सफिशिएंट R&D, टेक्नोलॉजीज, अपग्रेडेशन एंड बेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क आ जाते हैं तो हम और ज्यादा, तो सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं ना वेजिटेबल्स के प्रोड्यूस को, उसको हम फर्स्ट नंबर पे ला सकते हैं। हमारी अगर प्रॉपर अगर सप्लाई चेन या फिर मतलब अपनी कोल्ड चेन स्टोरेज वगैरह जो अच्छे से हो जाए। सो हॉर्टिकल्चर सेक्टर विल स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस एज ऑर्गेनाइज सेक्टर कैन स्टिमुलेट एंड सस्टेन ग्रोथ। तो पूरे इसके ग्रोथ के लिए, इसकी और जो है वैल्यू एडिशन के लिए जो है आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है अच्छे से वर्क कर सकता है। तो चलिए आज के क्लास में हमने बेसिकली जो सिंपली हमारा कैसा टाइप ऑफ फार्मिंग, कैसा डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स को आज की क्लास में हमने कवर किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए और हमें फीडबैक भी दीजिए। वैल्यूएबल फीडबैक भी हमारे लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट रहता है फर्दर वर्किंग के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।